वर्णवाल जी के परिवार में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। बिटिया दिव्या का विवाह जो होने जा रहा था, घर के सभी लोग बहुत खुश थे। जब दिव्या के विवाह की बात चल रही थी तो ससुराल पक्ष को बता दिया गया था कि दिव्या बिटिया अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति ना हो तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएं। दिव्या के ससुराल वालों को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दिव्या पास के ही एक स्थानीय प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। दिव्या अपनी नौकरी और घर दोनों की जगह अपने दायित्वों का अच्छी तरह से निभा रही थी। वर्णवाल जी के घर में भी सभी दिव्या के खुशहाल जीवन से पूरी तरह आश्वस्त थे। दिव्या के विवाह के बाद अब बारी थी उसके भाई देव की शादी की। देव की शादी पास के ही गुप्ता परिवार की कविता से तय हो रही थी। शादी के समय कविता के परिवार वालों ने बता दिया कि कविता ने अभी अपनी बीएड की पढ़ाई पूरी की है और वह शादी के बाद नौकरी करना चाहती है। आप लोगों को एतराज़ ना हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। देव के परिवार वालों ने इस बात के लिए हामी भर दी। कविता को देखने जाने वालों में परिवार के सदस्यों के साथ दिव्या भी शामिल हुई। देव की शादी भी दिव्या के विवाह की तरह धूमधाम से संपन्न हुई। कविता की शादी को अब 6 माह हो गए थे। शुरू में तो कविता ने अपनी नौकरी के लिए कोई पहल नहीं की। एक दिन दिव्या का फ़ोन आया। उसने कविता को बताया कि उसके स्कूल में एक टीचर का पद खाली है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सिफारिश कर सकती हूँ। इधर कविता ने अपनी सास को टटोलने की कोशिश की। उसने नौकरी के लिए जब अपनी सास से पूछा तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि घर की तरफ अपना ध्यान रखो, नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। कविता ने उन्हें याद दिलाना चाहा कि आपने शादी के समय इस बात के लिए हामी भरी थी। यह सुनते ही कविता के साथ भड़कने लगी और 4 बातें कविता को सुना दी। कविता अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वह कर भी क्या सकती थी। कविता ने देव के माध्यम से भी कोशिश की पर उसे भी जोरू का गुलाम कह चुप करा दिया उसकी माँ ने। शाम को फिर से दिव्या का फ़ोन आया। दिव्या ने भाभी कविता से नौकरी के लिए अप्लाई करने को कहा तो उसने अपनी सास की सारी बातें दिव्या को बता दी। फिर भी दिव्या ने कविता से उसके सभी प्रमाण पत्र मंगा लिए और पद के लिए आवेदन कर दिया। अगले दिन दिव्या रोते रोते अपने घर पहुंची। उसे देख उसकी माँ ने दिव्या के यूँ अचानक आने का कारण पूछा। दिव्या ने बताया कि उसकी सास अब उसे नौकरी नहीं करने देना चाहती, जबकि मैं अपने ससुराल के सभी कामों में बराबर हाथ बटाती हूँ। किसी को मुझसे कोई शिकायत भी नहीं है। फिर अचानक ना जाने क्यों मेरी सास को ये क्या सूझा कि मुझे नौकरी करने से रोक रही है। दिव्या की बात सुनते ही उसकी माँ आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि मैं चलती हूँ तेरे साथ और तेरी सास से पूछती हूँ कि वे ऐसा कैसे कर सकती हैं। यह सुनते ही दिव्या ने कहा कि जिस तरह आपने कविता भाभी के घर वालों से वादा किया था कि आप कविता भाभी को शादी के बाद नौकरी करने देंगी, पर आप भी मेरी सास की तरह कविता भाभी के साथ व्यवहार कर रही हैं। मेरे ही स्कूल में टीचर का एक पद खाली है, पर आप कविता भाभी को इसके लिए इजाज़त नहीं दे रही हैं। दिव्या की माँ को समझ आ गया कि दिव्या अपने माध्यम से कविता की समस्या का हल ढूंढ रही है। दिव्या की माँ ने कविता को आवाज़ लगाई। कविता डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने कविता से कहा कि बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं स्वार्थी हो गई थी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम भी दिव्या की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हो। मुझे तुम्हारे नौकरी करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह कहकर वे दिव्या और कविता दोनों को गले से लगा लेती है। अगले दिन दिव्या का फ़ोन आता है कि स्कूल आ जाओ, आज तुम्हारा इंटरव्यू है। यह सुनते ही कविता
से उसकी सास कहती है, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी कविता एक टीचर के रूप में कैसी लगती है। वे दोनों स्कूल की ओर चल देते हैं। दिव्या की सिफारिश से कविता को नौकरी मिल जाती है। अगले दिन स्कूल का पहला दिन कविता के जीवन में एक टीचर के रूप में होता है। उसकी सासू माँ उसे दही शक्कर खिलाकर स्कूल भेजती है और कविता के साथ एक सेल्फी लेती है, अपनी यादों को संभाल के रखने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।